ही का तमाम ये कंबोधिवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के साथ तैयार है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल। खबरों पर विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत मानसून की खबर के साथ। क्या है मानसून का ताजा अपडेट, ये जानेंगे, और क्या है इसका असर अब खरीफ की बुआई पर पड़ने वाला, ये समझेंगे। दालों की महंगाई क्यों बढ़ा रही चिंता, अब आसानी से नहीं होगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। जितना आसान था उतना आसान नहीं रहेगा, ऐसा क्यों हो रहा है ये बताएंगे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व इतने कंफ्यूजन में क्यों है? कंफ्यूजन में इसलिए है कि ब्याज दरों पर होल्ड किया है, लेकिन कहीं नहीं आगे बढ़ सकती हैं। तो इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई, ये जानेंगे। क्यों बढ़ रहे मकान की कीमतें, किराए भी बढ़े हैं, कीमतें भी बढ़ी हैं, कहां बढ़ी, कितनी बढ़ी, ये बताएंगे, और क्यों बढ़ रही हैं ये समझेंगे। और विवादों में क्यों फंस गया आरबीआई का फैसला, यहां आप सबसे आगे हैं अगर आप मनी सेंट्रल के साथ हैं। ये खबर जिस दिन आई थी उस दिन हमने विस्तार से आपको ये समझाया था कि भाई ये इसकी ज़रूरत क्या थी, जब आईबीसी थी, रिस्ट्रक्चरिंग थी, जब बेड बैंक था, जब एआरसीज थी, फिर ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी। और आज सवाल खड़े होने लगे, बैंक यूनियंस बोलने लगी, बैंक सफाई मांगने लगे, और आरबीआई का ये फैसला सवालों के घेरे में फंस गया। आज दिन की सबसे बड़ी खबर में हम यही समझेंगे कि आखिर ये किस मुसीबत में फंसा दिया आरबीआई ने बैंकों को, और क्यों फंसा दिया, क्या इसका असर होगा, कौन से डर हैं जिनकी चिंताएं अब उभर रही हैं। शुरुआत मानसून की खबर के साथ। मानसून सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मानसून को लेकर स्थिति और ज्यादा नाजुक होती जा रही है। 4 दिन से मानसून दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में अटका हुआ है और आगे नहीं बढ़ रहा है। देश के कई राज्य अब और सब डिवीजन ऐसे हैं जहां मानसून की सीजन की बरसात रेड जोन में पहुंच गई है। देश भर में औसत के मुकाबले 51% कम बरसात हुई है। सर, मौजूदा परिस्थिति क्या है, और क्योंकि मानसून सीधा जुड़ा है खरीफ की बुआई से, खरीफ से, तो वहां क्या अब आपको लगता है, क्या चिंता, क्या परिस्थिति बनती दिखती है? शो मानसून को लेकर जो ताज़े आंकड़े हमारे पास हैं और जो चार्ट मौसम विभाग जारी कर रहा है, उस हिसाब से मानसून की राह में इस समय सबसे बड़ी बाधा जो साइक्लोन बिपरजॉय है, जो अब पहुंच चुका है और जिसका असर हमें पश्चिम तट पर दिखाई दे रहा है। इस मानसून के असर के कारण या साइक्लोन के असर के कारण मानसून अभी महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाया और बाहर फंसा हुआ है। इस बार मानसून की यात्रा बेहद उलझन भरी रही। पहले अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौसमी बदलावों के कारण मानसून श्रीलंका के आसपास फंसा रहा, और अब मानसून केरल के तट पर पहुंचने के बाद भी आगे फंस गया है। उसका नतीजा ये है कि जो मौसम विभाग ने आंकड़ा जारी किया है, जो लंबे समय के बाद हमें भारत में दिखाई दे रहा है कि शुभम देश का अधिकांश हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर आप देखें, लगभग अधिकांश मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्य, दक्षिण भारत के 1-2 राज्यों को छोड़ दें तो वो रेन की डिफिशियंसी यानी रेन की लार्ज डिफिशियंसी के हिस्से में चले गए हैं। करीब 99% से लेकर 60% तक की डिफिशियंसी है। इसमें कर्नाटका है, इसमें नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका है, इसमें मराठवाड़ा है। हम मौसमी सब डिवीज़नों की बात कर रहे हैं क्योंकि मौसम की और मानसून की का जो हिसाब है वो मौसमी सब डिवीज़न के आधार पर लगाया जाता है। कोस्टल आंध्र प्रदेश है, विदर्भ है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है। ये सारा का सारा हिस्सा मौसम विभाग के मैप में इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पानी की ज़बरदस्त कमी है, यानी मानसून की बारिश नहीं पहुँची। जबकि इससे ऊपर के हिस्से, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान के हिस्से और मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सों पर, वहाँ तो मानसून अभी बारिश भी नहीं शुरू हुई। वहाँ तो ड्राई स्पेल है और वहाँ पे डिफिशियंसी की स्थिति दिखाई दे रही। केवल भारत के 2 ही ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आपको बारिश का असर दिख रहा है, वो भी साइक्लोन के असर से, जो पश्चिमी तट है और बाकी हिस्सों में। अब यही वो समय है, मानसून लगभग अपना 1 जून से माने तो मानसून अपना लगभग अभी तक आधा सफ़र पूरा कर चुका होता भारत के भीतरी हिस्सों में। अब मानसून में इतनी देरी है कि यहाँ सब जगह खरीफ की बुवाई बुरी तरह फंसी हुई है, बुरी तरह उलझन में है। और अब पानी की कमी और खरीफ की बुआई में देरी का असर हमें फसलों की कीमत पर दिखाई देगा। मानसून पर विपराजय का जो असर है, साइक्लोन का असर है, पहले से ही कमज़ोर उसकी आमद है। ऐसी स्थिति में जब बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों तक जब तक मानसून पहुंचेगा तब तक उसमें कितनी दम बचेगी ये बाद में जाहिर होगा। लेकिन मानसून की शुरुआत में ही देश का एक बड़ा हिस्सा डिफिशिएंट रेन में या सामान्य से बेहद कम 60% और 90% से कम बारिश की चपेट में आ चुका है। ताज़ा आंकड़ा जो हमें मौसम विभाग से मिल रहा है।
दालों की महंगाई पहले ही बढ़ती जा रही है और अब अल नीनो की वजह से खरीफ दलहन की खेती को लेकर आशंका बढ़ गई है। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाला दलहन तुअर के प्रमुख राज्यों में मानसून पहुंचा ही नहीं है, या पहुंचा है तो बरसात बहुत कम हुई है, जिस वजह से तुअर की खेती पिछड़ने की आशंका अब गहरी हो गई है। तुअर के भाव की अगर बात करें तो बीते एक साल के दौरान कीमतें 37% बढ़ गई हैं। अभी आपको याद आया होगा, रिटेल महंगाई का आंकड़ा याद है आपको? रिटेल महंगाई का आंकड़ा बता रहा था कि पिछले साल से इस साल अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी तो वो 104.25 रुपये की हुई, क्योंकि 4.25% के आसपास महंगाई है। लेकिन तुअर दाल की कीमत 37% बीते एक साल में बढ़ गई। भाव आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। दिल्ली में तुअर का भाव 145 रुपये प्रति किलो है, जो एक साल पहले 106 रुपये पर किलो था। इस दौरान मूंग की कीमतों में भी करीब 14% की तेजी आई है। केंद्र सरकार ने अब किया एक काम ये कि अब तक तो उसने स्टॉक लिमिट लगाई थी, ये कहा था कि दालों को अधिकतम आप कितना रख सकते हैं इस पर लिमिट है, और राज्यों से ये कहा है कि स्टॉक लिमिट का पालन हो रहा है नहीं, इसकी निगरानी करिए। यानी कि हर दिन सरकार एक कदम आगे बढ़ रही है, क्योंकि दालों पर चिंता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है सर दालों पर इतनी चिंता? शुभम, इस समय बाजार में मांग को देखते हुए जो शॉर्टेज है दालों की वो 30% के आसपास है। 30 से 35% आपूर्ति की, सप्लाई की शॉर्टेज दालों में है। दूसरा, जैसा हमने अभी आपको कुछ समय पहले ही बताया कि मानसून जो भारत का प्रमुख दलहन क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचा ही नहीं है। पानी की कमी है, वहाँ पर सूखे जैसी परिस्थितियाँ हैं। इसलिए बाजार को इस बात की संभावना लग रही है कि खरीफ की फसल में इस बार दालों का उत्पादन तेजी से गिरेगा, और इस गिरावट की वजह से भी बाजार में महंगाई का एक अंडरटोन, महंगाई की एक संभावना बनी हुई है। और यहाँ सरकार की 2-3 कोशिशें भी जो पिछले 3-4 महीनों में हुई, इनका बड़ा असर नहीं दिखाई दिया। आयात बढ़ाने की कोशिश की गई, स्टॉक लिमिट लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बाजार में अब पूरी तरह से दालों की तेजी की संभावना बनती दिख रही है और दालों में तेजी दिख रही है। इसलिए सरकार ने राज्य सरकारों से भी ये बात कही है कि दालों की कीमतों पर नियंत्रण किया जाए। बट मानसून की कमजोरी का पहला बड़ा असर हमें दलहन पर दिखने लगा है, और ये साल दलहन की कीमत के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील होने वाला है। केंद्र सरकार ने OMSS योजना के तहत राज्यों को गेहूं और चावल की बिक्री बंद कर दी है। अब जब भी इस योजना के तहत गेहूं चावल बेचा जाएगा तो उस नीलामी प्रक्रिया में राज्य भाग नहीं लेंगे। केंद्र की इस रोक से राज्यों को अपनी राशन योजनाओं के लिए राशन सीधे बाजार से खरीदना होगा। सरकार ऐसा क्यों कर रही, इसका असर क्या होगा सर? शुभम, ये फैसला थोड़ा राजनीतिक रूप से भी चर्चा में है, और इस फैसले का असर भारत में अनाज की भंडारण की परिस्थिति के आधार पर भी किया गया है। एक तो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि खरीफ की फसल को लेकर आशंकाएं हैं। मानसून कमज़ोर होने के कारण गेहूं की पर्याप्त खरीद नहीं हो पाई, जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं। रबी के मौसम में गेहूँ की जितनी खरीद सरकार के पास होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। तो अनाज के भंडार पर दबाव है। सरकार को इस साल ओपन मार्केट में ज़्यादा सेल करनी पड़ सकती है, एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये कि पहले ये जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है, इस स्कीम के तहत राज्य सरकारें जो अपनी अनाज बांटने की योजनाएं चलाती हैं, जो सस्ते अनाज बांटने की योजनाएं चलाती हैं केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए अनाज के अलावा, उसके लिए इस गेहूं की या इस चावल की अनाज जो केंद्रीय अनाज भंडार है उससे खरीद करती हैं। करीब करीब 3400 रुपये पर क्विंटल की रेट पर ई ऑक्शन में ये अनाज दिया जाता है। सरकार अब खरीफ की फसल पर मानसून या सूखे के असर को देखते हुए अनाज भंडार से अनाज की निकासी सीमित करना चाहती है, और इसलिए उसने इस स्कीम को बंद कर दिया है। इसका राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चा इस बात पर को लेकर है क्योंकि कर्नाटक को इसका सबसे पहला नुकसान होने वाला है। कर्नाटक को अपनी अनाज स्कीम के लिए अलग से जो अतिरिक्त अनाज उसके लिए अनाज चाहिए होगा, कुछ अन्य राज्यों को भी चाहिए होगा, लेकिन अब इन्हें बाजार से अनाज खरीदना पड़ेगा, बाजार मूल्य से खरीदना पड़ेगा, जो स्वाभाविक सी बात है कि जो सरकार की ऑक्शन में अनाज मिलता है, केंद्र सरकार के ये ऑक्शन से जो अनाज मिलता है उससे महंगा होगा, और इसका असर इन राज्य सरकारों के हमें बजट पर दिखाई देगा। अगर आप सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास एक बढ़िया मौका है। RBI ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की नई ट्रांच का अनाउंसमेंट कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 23-24 की पहली सीरीज 19 जून से शुरू होगी, 23 जून को बंद होगी। तब तक आप निवेश कर सकते हैं। सर, सही समय है गोल्ड में निवेश करने का? गोल्ड, अभी भी गोल्ड की कीमतें, हालांकि गोल्ड की कीमतें ऊंची हैं। अगर आप गोल्ड बॉन्ड स्कीम के पुराने रिटर्न को देखें तो शायद पिछले 3-4 सालों में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला निवेश इसमें साबित हुआ, क्योंकि सरकार ने जब मई 2018 में स्कीम लॉन्च की थी तब सोने की कीमत 2901 रुपये पर ग्राम थी, जो कि अब 6000 रुपये से ऊपर पर प्रति ग्राम के आधार पर अगर माना जाए तो करीब 100% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्कीम में लोगों को मिला है। लेकिन फिर भी फिलहाल मंदी और महंगाई के खतरे को देखते हुए सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का रुख दिखाई दे रहा है, और गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आपको अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं, इसलिए ये स्कीम निवेश के लिए एक और उपयुक्त मौका है।
रेमिटांस के जरिए भारत में आने वाले पैसे में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि विकसित देशों में आर्थिक सुस्ती की वजह से भारत में रेमिटांस के जरिए आने वाले पैसे की ग्रोथ की संभावना कम है। रेमिटांस के जरिए पैसा कौन सा आता है? जैसे मान लीजिए कोई भारतीय विदेश में नौकरी करने गया, वहाँ उसने कमाई करी, वो कमाई उसने भारत में भेजी, तो ये रेमिटांस का पैसा हो गया। इसमें ग्रोथ है वो कमजोर पड़ेगी। रेमिटांस एक बड़ा सोर्स है, विदेशी मुद्रा भंडार में पैसा आने का भारत के लिए एक बड़ा सोर्स है। पिछले साल 2022 के दौरान रेमिटांस के जरिए भारत में रिकॉर्ड 111 अरब डॉलर भारत आए। 2021 के मुकाबले ये 24% की ग्रोथ थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2023 में ये ग्रोथ सिर्फ 0.2% की रह जाएगी। सर, क्यों घटेंगे और इसका असर क्या होगा? शुभम, दुनिया में अन्य देशों से जो देशों को में वहाँ काम करने वाले लोग, जो कामगार या जो श्रमिक या प्रोफेशनल्स हैं जो पैसा भेजते हैं, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा विदेश से आने वाला पैसा जो धन प्रेषण है, जिसको रेमिटेंस कहते हैं, उसमें भारत का हिस्सा लगभग 63% है। यानी अगर पूरी दुनिया से दक्षिण एशिया में 100 रुपये आते हैं तो उसमें से 63 रुपये या $100 में से 63 डॉलर भारत अकेले आते हैं। और भारत में विदेश से आने वाली ये पूंजी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है और भारत की अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन में मदद भी करती है। लेकिन अब दो बड़े कारण हुए हैं। एक तो पूरे यूरोप और अमेरिका में वेतन नहीं बढ़े हैं, महंगाई के असर के कारण नौकरियों में छटनी हुई है और इकोनॉमिक स्लोडाउन है। यूरोप रिसेशन में चला गया है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। इस वजह से वहाँ पर नौकरियों में कमी आ रही। नौकरियों में कमी के कारण जो आय है वहाँ काम करने वाले भारतीयों की, वो सीमित हो रही है। दूसरा एक बड़ा हिस्सा रेमिटेंस में भारत के सूचना तकनीक कर्मचारियों का होता था, क्योंकि भारतीय कंपनियाँ अब दुनिया के अलग अलग देशों में सूचना तकनीक सेवाएँ देती थी। पिछले 1-1.5 साल में दुनिया में सूचना तकनीक कंपनियों में, IT कंपनियों में छटनी हुई है, नौकरियां कम हुई हैं और वहां काम करने वाले लोगों की संख्या भी घटी है और इसलिए रेमिटेंस में भारत में आने वाले रेमिटेंस में गिरावट वर्ल्ड बैंक ने बताई है। विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से अगर ये खबर थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है अगर विदेशी निवेश दोबारा आना शुरू हुआ होता, लेकिन इस खबर का एक पहलू और है। रेमिटेंस कम होना ये भी बताता है कि भारतीयों के लिए विदेश में नौकरी के अवसर सीमित हो रहे हैं, यानी विदेश में भी अब उतनी नौकरियाँ उपलब्ध नहीं हैं। देश में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मामले सामने आने के बाद सरकार ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सख्त कर दी है। सीबीआईसी ने बुधवार को सभी टैक्स अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले आवेदनों में सभी दस्तावेजों को वेरीफाई करें। हाल में कई ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फर्जी आधार और पैन नंबर का इस्तेमाल हुआ था। दूसरी तरफ एक खबर यह भी है कि सीबीआईसी ने जीएसटी में हुए फर्जीवाड़ों को पकड़ने के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इस साल सीबीआईसी 50,000 मामलों का ऑडिट करेगा। पिछले साल 30,000 मामलों का ऑडिट हुआ था और उसमें 17,000 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई थी। अब तक उस 17,000 करोड़ रुपए में से 18% पैसा रिकवर भी हुआ है। सर, सख्ती क्या की जाएगी? जीएसटी के प्रशासन को काफ़ी नसीहतें मिली हैं पिछले कुछ महीनों में। पहली चीज़ तो ये कि जीएसटी ने भी प्रशासन ने जो हाल में ऑडिट कराया था उसमें बड़े फ्रॉड निकले हैं, जिसके बारे में हम आपको मनी सेंटर में बताते रहे। और अब जीएसटी प्रशासन जो ये मान रहा था कि उसका सिस्टम अचूक है, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, उसे अब अपने ऑडिट्स की संख्या बढ़ानी पड़ रही थी। सिर्फ 50,000 से ज़्यादा ऑडिट अलग अलग जगह किए जाएंगे। दूसरी तरफ जीएसटी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जीएसटी को जिस वजह से सबसे बड़ा सुधार बताया गया था, वो था जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बेहद आसान था, अब वो रजिस्ट्रेशन भी कठिन किया जा रहा है। जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें जीएसटी के लिए अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना इतना आसान नहीं होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पॉलिसी में जो नए नियम लागू किए गए, हालांकि पैन और आधार ये दो महत्वपूर्ण पहचान के प्रूफ हैं जिनके आधार पर ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन अब पैन और आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने का आवेदन करने वाले लोगों के आवेदनों की पड़ताल की जाएगी, उनके बारे में जांच की जाएगी और एक नई प्रक्रिया इसमें जोड़ी जाएगी जिसमें कि अधिकारी रजिस्ट्रेशन से पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि इस पर्सन का इसके आसपास कोई रिस्क प्रोफाइल तो नहीं है, इससे जुड़ी हुई कोई पुराना मामला तो नहीं है। और ऐसी प्रक्रिया में अगर कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस में कोई गलती पाई जाती है और ये भी पता चलाने की कोशिश की जाएगी कि जिस व्यक्ति का आधार इस्तेमाल किया जा रहा है वो व्यक्ति वास्तव में कौन है और क्या है, क्योंकि ये पाया गया कि जो जीएसटी के अभी फ्रॉड निकले हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराया गया कंपनियों का, वो सारी कंपनियां किन्हीं दूसरे लोगों के नाम पर रजिस्टर कराई गई थी जिनका उस कारोबार, उस धंधे से कोई लेना देना नहीं था। उनकी सूचनाएं चुराई गई थी और उनकी सूचनाओं को चुराकर उस पर रजिस्ट्रेशन कराया गया था। तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कठिन होने वाली है, आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि पैन और आधार दोनों को लेकर, एड्रेस प्रूफ को लेकर जांच और पड़ताल काफ़ी बढ़ाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2027 तक चीन को पछाड़कर भारत कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर बन जाएगा।
आईईए का कहना है कि चीन में सुस्त पड़ती इंडस्ट्रियल ग्रोथ और घटती मांग की वजह से कच्चे तेल की खपत घटने की संभावना है और 2024 में चीन में कच्चे तेल की खपत घटना शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत में कच्चे तेल की खपत लगातार बढ़ेगी, ऐसे अनुमान सामने आ रहे हैं। सर, इस खबर को भारत के संदर्भ में कैसे देखा जाए? भारत के लिए आप ये कहें तो ये चुनौतीपूर्ण खबर है, क्योंकि भारत की निर्भरता कच्चे तेल, आयातित कच्चे तेल पर बहुत ज़्यादा है। 90% के आसपास भारत अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल आयात करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज विकास दर हासिल करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। ऊर्जा की खपत के बिना अर्थव्यवस्था आगे तेज़ी से नहीं बढ़ेगी और भारत इस निर्भरता के कारण अगर आने वाले समय में कच्चे तेल की और ज़्यादा मांग बढ़ती है तो भारत को अपनी गाढ़ी कमाई की विदेशी मुद्रा उस पर खर्च करनी पड़ेगी। भारत के आयात बिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल को खरीदने पर जाता है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से तेल के आयात को काफ़ी बढ़ाया है। मतलब जितना आयात मिडिल ईस्ट से होता था उससे कहीं ज़्यादा आयात अब रूस से होने लगा है। लेकिन इसके बाद भी हाइड्रोकार्बन पर, कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता इतनी ज़्यादा है और भारतीय कंपनियां या भारत का पेट्रोलियम उद्योग उस उत्पादन के लक्ष्य पूरे नहीं कर पा रहा है। इसलिए खबर चुनौतीपूर्ण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा कच्चे तेल का आयात करना पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक 15 महीने बाद अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 5 से 5.25% पर स्थिर रखा है। बीते कुछ महीनों के दौरान अमेरिका में महंगाई कम हुई है, जिस वजह से यूएस फेड ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह ज़रूर कहा है कि 2023 के दौरान कम से कम 2 बार ब्याज दरों में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। सर, ये कन्फ्यूज़न क्यों? जब रोक दिया फिर आगे हो सकती है। अब फेडरल रिजर्व का जो कल बयान आया या जो पॉलिसी आई उसके बाद बाजारों के लिए ये समझना मुश्किल हो गया, विशेषज्ञों के लिए भी समझना मुश्किल हो गया कि इस पर वो हंसें या रोएं, इस पर ताली बजाएं या चिंता करें। और ऐसा ही हुआ। फेडरल रिजर्व जो लगातार 15 महीने से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा था उसने थोड़ा सा ठहरा, थोड़ा सा पॉज लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से उसके साथ ही ये भी कह दिया कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी फिर शुरू होगी। और इसके साथ जो बेंचमार्क एग्जिट रेट था, जहां से एग्जिट किया जाएगा यानी जहां तक ब्याज दरें बढ़ाने के बाद बाहर जाएगा उसे 5.6% कर दिया। और ये पूरी के पूरे घटनाक्रम ने बाजारों को फिर से एक लंबे चुनौतीपूर्ण दौर में पहुंचा दिया। माना जा रहा था कि महंगाई कम होने लगी। महंगाई के ताजे आंकड़े भी आए थे अमेरिका में, जिनमें गिरावट दिखाई दी थी। हालांकि अमेरिकी सरकार की या अमेरिका की जो अपनी महंगाई का लक्ष्य 2% उससे महंगाई भी ऊपर है, लेकिन उसमें गिरावट दिखाई दे रही। पर फेडरल रिजर्व का अप्रोच, फेडरल रिजर्व का नजरिया अभी भी बेहद हॉकिश है। मॉनेटरी पॉलिसी की भाषा में इसे माने तो ये बेहद आक्रामक नजरिया है। और उस आक्रामक नजरिए के जरिए जेरोम पावल ने अगली 2 बढ़ोतरियों के संकेत भी दे दिए हैं। यानी ये पूरा साल शुभम अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। उसके बाद ब्याज दरें कम होना शुरू होंगी, ये बात अभी जेरोम पावल ने नहीं कही। उन्होंने कहा कि ये केवल एक पॉज है। अब इसके बाद अचानक जो माहौल बनना शुरू हुआ था ब्याज दरें घटने का, भारत में ब्याज दरें स्थिर हैं, अचानक दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर अपना नज़रिया बदलने लगे। भारत के गवर्नर ने भी कहा कि अभी हम इसके बाद रुकेंगे, कमी नहीं करेंगे। अमेरिका में भी कहा गया कि अभी और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ऐसी स्थिति में मंदी को मिलने वाले सहारे की उम्मीद टूटती दिखाई दे रही है। यानी सस्ती पूंजी का फ़ायदा अभी दुनिया के बाज़ारों को नहीं मिलेगा, ये इससे लगता है। और इसका असर हमें बाज़ार में कई सारी और महत्वपूर्ण चीज़ों पर, गोल्ड पर, डॉलर के मूल्य पर और क्रूड की कीमतों पर भी दिखाई दिया। बिल्कुल, और कितना दिखाई दिया ये मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में ब्याज दर नहीं बढ़ने का असर दुनिया भर के बाज़ारों पर पड़ा। अमेरिकी डॉलर में तेज़ी देखी जा रही है और उसकी वजह से कच्चे तेल और सोने के भाव में दबाव है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $73 के नीचे आ गया। सोने का भाव करीब 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया। विदेशी बाजार में सोना फिलहाल $1940 प्रति औंस तक टूट गया है। घरेलू बाजार में, वायदा बाजार में कीमतें सोने की 59,000 रुपये के नीचे पहुंच गईं। लेकिन जब अमेरिका में जिस दिन ये ब्याज दरें स्थिर रखने का फैसला हुआ, चीन में ब्याज दरों में कटौती की गई। सर, उसका क्या असर होगा? चीन ने अपने रेट कट से, ब्याज दरों में कटौती से दुनिया को चौंका दिया। चीन की अर्थव्यवस्था में जिस तरीके के आंकड़े अनुमान आ रहे हैं वो संभावनाओं से बिल्कुल विपरीत है। माना जा रहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था कोविड के असर से बाहर निकल आई, पर चीन के निर्यात में भी गिरावट है, चीन के उत्पादन में भी गिरावट है। और इसलिए चीन ने पहली बार 10 महीने में अपने पॉलिसी रेट को फिर से कट किया। और ये कटौती काफ़ी सब्सटेंशियल है, शॉर्ट टर्म भी हो चुकी और लॉन्ग टर्म भी हो चुकी। इससे चीन अपनी अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और ग्रोथ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका दूसरा बड़ा असर ये भी है कि इस कटौती के साथ चीन के युआन को भी और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, चीन की करेंसी को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि वो निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेगी। तो एक तरफ
दुनिया के देश जहां ब्याज दरें बढ़ोतरी बनाए रखने की या ब्याज दरों को स्थिर रखने की कोशिश चल रही, चीन अपने बाजार में ब्याज दरों को कम करके दूसरी दिशा में जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी या सुस्ती पर सबकी निगाहें हैं, काफ़ी दारोमदार है और ये माना जा रहा है कि चीन ने ब्याज दरों में कटौती की, अगर ये फैसला कामयाब हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था में आने वाले कुछ दिनों में रिकवरी दिखाई देगी, क्योंकि अब कच्चा तेल, गोल्ड, कमोडिटीज़, मिनरल्स, इनको सबसे बड़ी उम्मीद इस बात से है कि चीन की अर्थव्यवस्था वापसी करती है कि नहीं करती है, और इसलिए बाजारों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है चीन में ब्याज दरें कम होने का, क्योंकि उससे उनको लगता है कि चीन के बाजार से डिमांड निकलेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने माना है कि यूक्रेन युद्ध को जीतने के लिए उनके देश के पास कई तरीके के आधुनिक हथियारों की कमी है। 2 दिन पहले युद्ध समर्थक ब्लॉगर्स के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान ये साबित हुआ है कि रूस के पास कई चीज़ों की कमी है, उन्हें आधुनिक टैंक, एंटी टैंक हथियारों को चाहिए, उनकी ज़रूरत है। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा कि युद्ध के दौरान हथियारों के उत्पादन को 3 गुना बढ़ाया गया है। सर, वैसे तो ये युद्ध की रक्षा की बात है, स्ट्रेटजिक खबर है, बट इसके आर्थिक मायने भी हैं कुछ? इसके बड़े आर्थिक मायने हैं। इस बयान का अर्थ केवल रणनीतिक या डिफेंस की तैयारियों से ही नहीं है। पुतिन की तरफ से स्वीकार किया जाना दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के लिए, कूटनीतिक विशेषज्ञों के लिए काफ़ी बड़ा और चौंकाने वाला बयान था, लेकिन इसका एक बड़ा असर हमने इसे कुछ हफ्ते पहले ही देख लिया था, जब ओपेक में रूस और सऊदी अरब, जो ओपेक के 2 प्रमुख मेंबर हैं, उनके बीच में सीधा खुला मतभेद दिखाई दिया। ऐसी स्थिति में जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये कह रहे हैं कि उन्हें और ज़्यादा ड्रोन और ज़्यादा हथियारों की और ज़्यादा उत्पादन की ज़रूरत है, तो उस स्थिति में रूस अब दुनिया में ओपेक के हिसाब से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के लिए तैयार नहीं होगा। बल्कि ये माना गया कि जब जो वियना में बैठक हो रही थी, जिसमें रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम अलेक्जेंडर नोवाक है, जो ओपेक में नेगोशिएटर है रूस की तरफ से, उन्होंने स्पेसिफिकली मीटिंग में कह दिया कि ओपेक के हिसाब से रूस अपने उत्पादन में कटौती नहीं करेगा। यानी अब रूस का पूरा बड़ा बाजार, एनर्जी का बड़ा बाजार बंद हो चुका है यूरोप में, और रूस को अब चीन और भारत जैसे कुछ देश हैं जहां अपनी ऊर्जा के और अपने कच्चे तेल और गैस की बिक्री करनी है। इस स्थिति में अब रूस का उत्पादन आगे आने वाले समय में बढ़ेगा या ऊंचा रहेगा, तभी इससे वो वार की गतिविधियों को, युद्ध की गतिविधियों को फिनांस कर पाएगा, उसके लिए पैसा ला पाएगा। और इसलिए ओपेक के भीतर की एकजुटता अब और ज़्यादा लड़खड़ाएगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। सर, सऊदी अरब इसमें बुरी तरह फंस गया है। एक सीमा से अधिक उत्पादन में कटौती के बाद सऊदी अरब को नुकसान भी होगा। गुणवत्ता वाले फुटवियर का उत्पादन बढ़ाने और वैश्विक बाजार में भारतीय जूते ब्रांड को स्थापित करके निर्यात बढ़ाने के मकसद से सरकार ने छोटी फुटवियर इकाइयों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में शामिल किया है। यह आदेश क्या है, ये समझेंगे। इसके तहत अब छोटी कंपनियों को भी अच्छी क्वालिटी के फुटवियर बनाने होंगे। इकाइयों को नए नियमों का अनुपालन करना होगा। 6 महीने का समय इसके लिए ज़रूर दिया गया है, जबकि बड़े निर्माताओं के लिए ये समय की सीमा 1 जुलाई है। 1 जुलाई तक आप भाई तैयार हो जाइए। सर, क्या है नए नियमों में? सर, भारत में जूते और फुटवियर बनाने वाली तमाम छोटी इकाइयां हैं, जिन्हें जो फुटवियर बनाती भी हैं और जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जो भारत से बड़ा फुटवियर एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए उत्पादन भी करती हैं। ये तय किया गया है कि अब नई व्यवस्था के तहत जो छोटी इकाइयाँ हैं, जिसमें जो 5 करोड़ से लेकर, जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से भी कम है, वहाँ उनको भी अब इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और उन्हें भी क्वालिटी के सख्त नियम लागू करने पड़ेंगे। यानी वहाँ बनने वाले जूते और फुटवियर क्वालिटी के उन्हीं नियमों के तहत आएंगे जैसे कि बड़ी 50 और 100 करोड़ की कंपनियों के ऊपर लागू होते हैं। इसके 2 असर होंगे। एक तो ये कि इससे निर्यात की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ क्वालिटी की सख्ती के कारण भारतीय बाजार में जूतों की कीमतों में भी बढ़ोतरी आ सकती है, क्योंकि ये जो सेक्टर है, जो छोटी इकाइयों का सेक्टर है, इसमें बनने वाले फुटवियर भारत के आम लोग इस्तेमाल करते हैं बड़ी संख्या में, जो प्रीमियम और अच्छे और ब्रांडेड शूज़ नहीं लेते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं, उस हिसाब से करीब 24 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं फुटवियर के, जो इन नए क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स के या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नियमों के दायरे में आएंगे। देश के टॉप 8 शहरों में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। कैलेंडर ईयर 2023 की पहली तिमाही में इन 8 शहरों में घरों की कीमतें सालाना आधार पर 8% बढ़ चुकी हैं। उपभोक्ताओं की ओर से घरों की मांग मजबूत हुई है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में घरों की कीमतें सालाना आधार पर सबसे तेज 16% बढ़ी हैं। सर, क्या वजह है इन बढ़ोतरी की? कीमतों में बढ़ोतरी की 2 वजह हैं। एक तो वजह ये कि अब धीमे धीमे घरों का आकार बढ़ रहा है, क्योंकि
होम हाउसिंग के बाज़ार में एक बड़ा डिस्रप्शन, एक बड़ी उथल पुथल हो चुकी है। बाज़ार में सस्ते और छोटे मकान खरीदने वाले ग्राहक बाहर निकल चुके हैं, जिनको आप अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कहते हैं। जो निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग है, जो आमतौर पर 30-35 लाख, 25 से 35 लाख रुपए तक के मकान खरीदता था, वो बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। तो अब इसके बाद जो बाज़ार में मकानों की मांग है वो 50 लाख से ऊपर की और इसके बाद प्रीमियम मकानों की है। वहाँ पर बिल्डर्स ने मकानों के आकार में थोड़ी बढ़ोतरी की है और उसके सहारे कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई, यानी उनका जो टिकट प्राइस है, जो सेल प्राइस है, वो बढ़ा है। बढ़ोतरी में एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल की कीमतों में महंगाई के कारण और कच्चे माल की कीमतों में, सीमेंट और बाकी चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भी है। लेकिन अब मझोले आकार के भारत के मकानों का आकार भी बढ़ रहा है, उस आकार बढ़ने के साथ कीमतें भी बढ़ी हैं। यूरोपियन यूनियन में एंटी ट्रस्ट और मोनोपोली से जुड़े मामलों पर निर्देश देने वाले आयोग ने अमेरिकी टेक कंपनी गूगल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आयोग ने कहा है कि गूगल ने यूरोपियन यूनियन में अपने एडटेक कारोबार में कंपटीशन को खत्म करके एंटी ट्रस्ट नियमों का उल्लंघन किया है। आयोग ने यह भी कहा कि गूगल जब अपने एडटेक कारोबार का हिस्सा बेचेगा तभी कंपटीशन से जुड़ी समस्या का समाधान हो पाएगा। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने भी लगभग इसी तरीके के एक मामले में गूगल पर 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सर, ये आदेश अगर लागू होता है, मान लीजिए मांग हो रही है कि गूगल अपना कारोबार बेचे, नई कंपनियों को एंट्री दे, अगर ऐसा होता है तो इसका क्या असर गूगल पर होगा? नया गूगल कैसा होगा? ये बड़ा फैसला है। मतलब गूगल की दृष्टि से देखें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो IT का एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस, उस लिहाज से काफ़ी बड़ा फैसला है। 2022 में गूगल ने अपने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कारोबार से $224 बिलियन का रेवेन्यू कमाया था। और इसमें ये कारोबार क्या है? जीमेल, गूगल प्ले, गूगल मैप्स, यूट्यूब, गूगल एड मैनेजर, एड मॉब, एडसेंस, ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गूगल विज्ञापनों को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। और उसके जरिए, चूंकि बाजार में गूगल की मोनोपोली है, क्योंकि दुनिया में सर्च इंजन के बाजार में गूगल की हिस्सेदारी 80-90% के आसपास है, तो अधिकांश लोगों को एक ही कंपनी के पास एडवर्टाइज करना पड़ता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह पहली बार ऐसा हुआ है जब यूरोपियन रेगुलेटर्स ने गूगल से कहा है कि वो अपने सर्च इंजन के और बाकी सेवाओं के कारोबार को एडवर्टाइजमेंट के कारोबार से अलग करे। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर एक बार यूरोप में इसे लागू कराया गया तो फिर अमेरिका और दुनिया के अन्य बाजारों में भी गूगल का पुनर्गठन करना होगा। फिलहाल गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, बेहेमोथ है। गूगल में अलग में बहुत सारे कारोबार एक ही कंपनी के छतरी के नीचे चलते हैं, अल्फाबेट के नीचे चलते हैं। ये बदलाव दुनिया में और भी इस तरीके की कंपनियां जो सोशल नेटवर्किंग में सर्च की फैसिलिटी देने के साथ उसके पीछे एडवर्टाइजिंग के बिजनेस भी कर रही हैं, उन पर भी प्रभावी होगा। गूगल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, इसे देखना होगा, क्योंकि अगर ये व्यवस्था यूरोप में मानी गई तो फिर अमेरिका में भी इसकी मांग उठेगी कि अमेरिका में भी गूगल का विभाजन किया जाए, उसे पुनर्गठन किया जाए। वैसे भी बात जब गूगल के खिलाफ अभी हाल में 1 साल पहले अमेरिका में एंटी ट्रस्ट कानून की कार्यवाही शुरू हुई थी, तब ये कहा गया था कि गूगल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को एक साथ रन करता है। गूगल के पास यूट्यूब भी है, जो कि वीडियो प्लेटफॉर्म भी है, गूगल के पास मेल का भी प्लेटफॉर्म है, और इस वजह से गूगल अलग अलग सेवाओं की कंपनियों को एक साथ चला रहा है। इसलिए गूगल के आकार को थोड़ा संतुलित किया जाना ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यूरोपियन संसद ने बुधवार को सख्त नियमों के पक्ष में वोट दिया है। संसद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ड्राफ्ट नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। नए नियमों के तहत बायोमेट्रिक सर्विलांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध होगा। यूरोप के नागरिकों के हितों को टेक्नोलॉजी के खतरे से बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने नियमों में बदलाव किया है। सर, ये जो कानून पास हुआ है उसका मतलब क्या है? ये कानून अब उस तरफ जाने की तैयारी है। इसके बाद ChatGPT या बार्ड जैसे जो OpenAI नेटवर्क हैं या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क हैं, उनकी तरफ कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और यह रास्ता दिखा दिया है यूरोप के कानून निर्माताओं ने। हालांकि ये फैसला, ये प्रस्ताव इसलिए है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो बायोमेट्रिक डेटा है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर किसी देश के पास कहीं पब्लिक डोमेन में बायोमेट्रिक डेटा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वर उसे एक्सेस करके कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही अब पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने, उसके खतरों को सीमित करने, उन्हें कानूनी दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिका में भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद व्हाइट हाउस में जो AI लैब्स हैं उनके प्रमुखों को बुलाकर बात की है। भारत में भी इसकी बात शुरू हो गई है। भारत सबसे नई तकनीक है जिसमें 1 साल के भीतर जिसने लोगों को आश्वस्त करने से ज़्यादा डरा दिया है, और इसलिए दुनिया भर के रेगुलेटर सारे काम छोड़कर, गूगल और अमेजन की मोनोपोलीज छोड़कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों को सीमित करने में लग गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ।
बैंकों ने रिजर्व बैंक से उस फैसले पर सफाई मांगी है जिसमें आरबीआई ने बैंकों को कहा था कि विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ समझौता करके उनके कर्ज को सेटल करें। अब बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर्स को नया कर्ज देने को लेकर आरबीआई से सफाई मांगी है। हालांकि आरबीआई ने अपने फैसले में साफ किया था कि विलफुल डिफॉल्टर के साथ समझौते के बाद अगर उसके कर्ज को सेटल किया जाता है तो 1 साल बाद वह बैंक को नया कर्ज लेने का हकदार होगा। बैंकों से वो जा सकता है, नए कर्ज की मांग कर सकता है। सर, इस फैसले में फिर उलझन क्या है, सफाई किस बात की? बैंक काफ़ी मुश्किल में है और जैसा हमने उस दिन भी कहा था कि ये फैसला नैतिक रूप से भी और प्रोसेस के तौर पर, प्रक्रिया के तौर पर भी काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी अंतर्विरोध भरा हुआ है। बैंकों ने सबसे पहली सफाई जो आरबीआई से पूछी है वो ये कि विलफुल डिफॉल्टर्स को अभी तक रिजर्व बैंक के किस्म के आपराधिक व्यवस्था के दायरे में रखता था और ऐसा काम करने वाले या ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स की मदद करने के नाम के लिए बैंकों को अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई भी करनी होती थी और पाया जाता था कि बैंक के बहुत सारे कर्मचारी अकाउंटेबल नहीं है, अपने कामकाज के प्रति दायित्व तो नहीं रखते। और इसलिए अगर आप देखें तो चाहे आप नीरव मोदी के केस में देखें या आप अन्य इस तरीके के मामलों में देखें, बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत पाएगी, बैंक के कर्मचारियों की तरफ से अपनी ड्यूटी में अपने कामकाज में कोताही पाई गई थी। ऐसी परिस्थिति में जबकि रिजर्व बैंक बैंकों से कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने बैंक को धोखा दिया है, उसने जानबूझकर डिफ़ॉल्ट किया है, बैंक में फ्रॉड किया है, उसके साथ एक कंप्रोमाइज सेटलमेंट कर लिया जाए, तो बैंकों ने ये पूछा है कि उन कर्मचारियों का क्या किया जाएगा जिनकी अकाउंटेबिलिटी के सवाल इसमें उठते थे और जिनकी जांच और पड़ताल की जाती थी। और अगर ये प्रक्रिया सही है और सब कुछ सही है तो इनके बारे में क्या किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो बैंकों को इस पूरे फैसले में दुविधाजनक लग रही है कि कंप्रोमाइज सेटलमेंट की वैल्यूएशन क्या तय की जाएगी, कैसे वैल्यू किया जाएगा उसको जो विलफुली डिफ़ॉल्ट हो गया है, उसके पास जिसने अपने आप खुद जानबूझकर डिफ़ॉल्ट किया है, उससे किस बात पर, किस शर्त पर कंप्रोमाइज़ किया जाएगा और उसके बदले वो कितना पैसा देगा। क्योंकि कंप्रोमाइज सेटलमेंट आमतौर पर बैंक्रप्सी की व्यवस्था के भीतर होते हैं, जहां बैंक और कर्ज में डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनी मिलकर एक समझौता करती है जिसमें बैंक थोड़ा सा नुकसान उठाकर हेयर कट लेकर इस मामले को सुलझाते हैं। पर यहाँ तो आदमी खुलेआम जानबूझकर बैंक को से डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो उससे किस कीमत पर समझौता किया जाएगा। बैंकों ने इसको बैंकों की भाषा में जो उनका नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कैसे निकाला जाएगा और कंपनी विलफुल डिफ़ॉल्टर है, इस बात में रिजर्व बैंक को ने से स्पष्टीकरण भी मांगा है बैंकों ने और ये जानने की भी कोशिश की है। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब बैंकिंग व्यवस्था में कंप्रोमाइज सेटलमेंट की बात की जा रही है उन लोगों से जिन्होंने बैंकों को बैंक में फ्रॉड किया है या जानबूझकर डिफ़ॉल्ट किया है। बैंक कर्मचारियों के संगठन पहले से ही इस पर सवाल उठा चुके हैं। सर, इस पर नैतिकता के भी सवाल उठेंगे? नैतिकता के सवाल ये, इसमें सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात ये है शुभम कि यहाँ से रिजर्व बैंक ने अपनी नीति बदल दी है। अगर मैं कुछ पिछले जो आंकड़े, पिछले जो नियम देख रहा था जो रिजर्व बैंक ने जारी किए थे, रिजर्व बैंक ने 2019 में जो अपना प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स जारी किया था, इसमें ये साफ साफ कहा था कि जो बारोअर्स जिन्होंने फ्रॉड किया है, मेलाफियंस है, विलफुल डिफ़ॉल्ट है, वो लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पात्र पाए नहीं जाएंगे कभी, हमेशा उनको लोन की रिस्ट्रक्चरिंग का पात्र नहीं पाया जाएगा। बैंक इस बात को लेकर समस्या में है कि 2019 में जो लोग रिजर्व बैंक की नज़र में अपराधी थे वो आज 2022 में उनके साथ वो दोबारा डील कैसे कर लेंगे। और इस रिजर्व बैंक की इस पूरी प्रक्रिया में नैतिकता के कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसलिए बैंक बेहद मुश्किल में है, क्योंकि बैंक तो तमाम नियमों के तहत उन लोगों को चेज कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं जो उनसे लोन लेकर भाग गए हैं या जिन्होंने उनको चूना लगाया है। सर, सबसे बड़ा सवाल अब ये है अंत में कि ये फैसला विवादों में फंस रहा है। आपको लगता है कि विवादों में फंस गया है बुरी तरीके से? एक तरफ यूनियन, एक तरफ बैंक सवाल पूछ रहे हैं लगातार इस पर। सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया अभी तक। रिजर्व बैंक ने भी इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन बैंकिंग प्रक्रिया के भीतर ये फैसला कई तरह से अब विवादित है, क्योंकि इस कदम के साथ ये माना जा रहा है कि इससे बैंकों की साख, बैंकिंग सिस्टम की साख काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम की साख अगर डिफ़ॉल्टर्स को लेकर बैंकों में स्पष्ट रूप से नियम नहीं बनाए गए तो फिर बैंकों से पैसा लेकर निकल जाना, भाग जाना, नुकसान उठाना, ये एक किस्म की आदत बन जाएगी। और ये जो एमनेस्टीज़ शुरू की जा रही हैं, जो माफ़ी शुरू की जा रही हैं, ये बैंकिंग व्यवस्था के लिए घातक है। और ये बात केवल बाकी लोग सामान्य रूप से नहीं कह रहे हैं, बैंकों के अंदर भी ये बात मानी जा रही है, बैंक के कर्मचारी भी इसे मान रहे हैं। रिजर्व बैंक ने अभी तक इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण, इसका जवाब नहीं दिया, पर सर्कुलर आ चुका है, उसे लागू करने का आदेश भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट की ओर।
एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस को कर्ज देने वाले बैंकों ने कहा है कि वे कंपनी के साथ कर्ज से जुड़े मामलों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैंकों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हर बैंक कंपनी से अलग अलग बात नहीं करेगा, बल्कि सभी बैंक एक साथ बैठकर अपनी बात रखेंगे। बायजूस ने बैंकों से जो कर्ज लिया हुआ है, मई के दौरान उस कर्ज की किस्त चुकाने में कंपनी असफल रही। कर्ज की किस्त चुकाने में हुई चूक के बाद बायजूस ने बैंकों के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। अब बैंकों की तरफ से ये कहा गया है कि वे कंपनी के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइबर की संख्या में आई कमी और टैरिफ में नहीं हो रही बढ़ोतरी की वजह से टेलीकॉम कंपनियों की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। कमाई को बढ़ाने के लिए कंपनियों के ऊपर टैरिफ बढ़ाने का दबाव है। हालांकि ये चुनावी साल है, ऐसे में सरकार की ओर से टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर दरें नहीं बढ़ाने का दबाव रहेगा। बीती चौथी तिमाही में टेलीकॉम कंपनियों की AGR कुल ग्रोथ सालाना आधार पर 9% दर्ज की गई, जबकि तीसरी तिमाही में ये ग्रोथ 15% की थी। बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड के प्रमोटर और पूर्व डायरेक्टर टी वेंकटरमन रेड्डी और PK अय्यर को गिरफ्तार किया है। ईडी ने कंपनी के ऑडिटर मणि को भी गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को 13 जून को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने मामले से जुड़े कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर की 386 करोड़ रुपए की चर और अचल संपत्तियों को भी अटैच किया गया था। अब ये सुनिए। ईडी ने आरोप लगाया कि डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड के ने वर्किंग कैपिटल और कारोबार के विस्तार का बहाना बनाकर 16 सरकारी और निजी बैंकों से 9,805 करोड़ रुपए की 111 क्रेडिट फैसिलिटी का फायदा लिया। टी वेंकटरमन रेड्डी ने प्राइवेट एयरक्राफ्ट और PK अय्यर ने महंगी गाड़ियों का खरीदने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया। कहा ये कि कंपनी को बढ़ाना है, विस्तार करना है, भाई पैसा दे दीजिए, और वो पैसा लेकर कंपनी तो बढ़ाई नहीं, अपने लिए कार खरीद ली, जेट प्लेन खरीद लिया। सरकार लिथियम को निकालने के लिए खनन कंपनियों के ऊपर रॉयल्टी की दर लगाने की योजना बना रही है। खनन कंपनियों को लंदन मेटल एक्सचेंज पर लिथियम में चल रहे भाव के आधार पर 3% रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। बता दें कि फरवरी में जम्मू कश्मीर में लिथियम का देश का सबसे बड़ा भंडार मिला। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस साल के आखिर में अनुमानित 5.9 मिलियन टन भंडार के साथ नए लिथियम ब्लॉक की नीलामी करेगी। इस नीलामी में अदानी एंटरप्राइजेज, वेदांता लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील एंड पावर, हिमाद्री केमिकल, कोरिया की एलेक्स इंटरनेशनल समेत कई भारतीय और विदेशी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। सर, कोई टिप्पणी आपकी? टेलीकॉम सेक्टर में दरें बढ़ने की संभावना फिर दिखाई दे रही है और अब सरकार और कंपनियां दो बड़ी दुविधा में हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो टेलीकॉम सेक्टर में जो एवरेज रेवेन्यू है कंपनियों की 166 रुपये के आसपास है। 5G के क्रियान्वयन में जो खर्च हुआ है और जिस तरीके का निवेश हुआ है, उसके बाद कंपनियों को कम से कम 200 रुपये के आसपास के एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की ज़रूरत है। और अब रिलायंस जियो और एयरटेल तो कीमतें बढ़ाने के लिए थोड़ा इंतज़ार भी कर सकती हैं। वोडाफोन को रिवाइवल के लिए कीमतों में और ज़्यादा बढ़ोतरी करनी होगी और जल्दी करनी होगी, नहीं तो वोडाफोन को दोबारा पटरी पर लाना मुश्किल होगा। ऐसी परिस्थिति में सरकार कब तक दबाव बनाए रख पाएगी टेलीकॉम कंपनियों पर, और टेलीकॉम कंपनियां अगर अपनी टैरिफ नहीं बढ़ाएंगी तो उन्हें मिलने वाला रिटर्न या उनकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा, ये देखना होगा। तो ये जद्दोजहद शुरू हो रही है। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में एक राउंड की कम से कम टैरिफ हाइक या मोबाइल दरों में बढ़ोतरी एक बार और हो, इस बात की संभावना दिखती है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, लेकिन खबरें कुछ और भी हैं। वो खबरें आपको कहाँ मिलेंगी? वो खबरें आपको मिलेंगी मनी 9 की वेबसाइट पर। हमने आपको बताया कि मकानों के किराए बढ़े, अंशुमान जी ने बताया कि वो क्यों बढ़े, लेकिन किस शहर में दरअसल कितने किराए एग्जैक्टली बढ़े हैं, ये आप जानना चाहते हैं तो आप आइए मनी 9 की वेबसाइट पर। घर बैठे अगर आप अपना पैन कार्ड एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, अब आप कहेंगे पैन कार्ड में तो एड्रेस दिखता नहीं लेकिन दर्ज होता है, उसे अपडेट करना चाहते हैं तो आप आइए और जानिए पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। शानदार मौका जो मिला है सोना खरीदने का, गोल्ड बॉन्ड आ रहा है, ये तो पहली ट्रांच है। दूसरी ट्रांच कब आएगी, अभी रेट क्या है, पुराना रिटर्न कितना रहा है, क्या इसमें नियम होते हैं, कितने साल बाद आप सोना बेच सकते हैं, कितने साल बाद मैच्योरिटी हो जाती है इस बॉन्ड की, ये सब कुछ आपको पता चलेगा मनी 9 की वेबसाइट पर। एक और बहुत अच्छी खबर, बहुत नई तरीके की खबर, जो अब तक आपने ऐसी खबर नहीं पढ़ी होगी हाल फिलहाल में। आपको पता है कि त्योहारों पर भारतीय परिवार सबसे ज़्यादा क्या खरीदते हैं? घर खरीदते हैं, 2 व्हीलर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? आप भी कुछ ना कुछ खरीदते होंगे। एक ऐसी रिपोर्ट का खुलासा मनी 9 की वेबसाइट पर है, आप जाइए, विस्तार से पढ़िए और देखिए कि क्या खरीद रहे थे भारतीय और क्या खरीदने लगे। ये रिपोर्ट बताएगी आपको कि त्योहारों पर दरअसल भारतीय परिवारों में खरीदा क्या जा रहा है और क्या अब नहीं खरीदा जा रहा है जो पहले खरीदा जा सकता था। स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप जाइए और मनी 9 की वेबसाइट पर इस खबर को विस्तार से पढ़िए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे शाम को 7 बजे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें, अगर स्टॉक से जुड़ा कोई सवाल पूछना, तो कल बेहद खास मेहमान गौरांग शाह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जियोजीत फाइनेंशियल के। कल वो आएंगे, स्टॉक से जुड़े आपके सवालों का जवाब देंगे। कोई स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं, खरीद रखा है बेचना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, मॉनसून आ रहा है, खबरें चल रही हैं, आप उसके
रोशनी में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो गौरांग जी से आप अपना सवाल पूछिए, जवाब आपको गौरांग जी देंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का